हेलो स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आज के असाइनमेंट का। सेकंड क्वेश्चन था फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर, बट एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। और अभी तक इसका मुझे राइट आंसर तो नहीं मिला है फ़िलहाल। राइट, तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहे हो तो मैं जानबूझ करके पॉज ले रहा हूँ। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने पॉज लिया हुआ है एंड जानबूझ करके मैंने स्क्रीन आपके सामने अभी फिक्स कर दी है, फ्रीज़ की हुई है, सो दैट कि आप ये क्वेश्चंस नोट कर पाएँ और मे भी स्क्रीनशॉट ले लें आप जो कुछ भी करना है आपको। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि पहले सेल्फ प्रैक्टिस करिए, इसकी खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो इस वीडियो को एज ए हिंट मानना है आपको। हमने वीडियो देख करके लर्निंग नहीं करनी है, एज ए हिंट है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, प्रॉब्लम 1, सॉरी पार्ट ए। पार्ट ए में अगर आप ध्यान से देखो ना, तो पार्ट ए के अंदर जो है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि एक लेक जैसा है, कुछ लेक जैसी ऑब्जेक्ट है। मतलब लेक जैसा क्या, लेक ही है। वहाँ पर कुछ इस तरीके से लेक डिफाइन करी गई है और उस लेक पर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जैसा कि लिखा हुआ है उसके अंदर फर्स्ट लाइन पर, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। तो मान लेते हैं कि हमारा सॉलिड स्फीयर इनिशियली सरफेस पे था, देन वो इस लेक में इसको स्लोली ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपर साइड से बाय सम फोर्स इसको आप धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश कर रहे हो। और यही आपका क्वेश्चन भी है, देयर इज एक्सटर्नल फोर्स, यानी इस तरफ से आप एक फोर्स लगा रहे हो, पुश कर रहे हो इसको, और उसकी वजह से इस स्फीयर को हम धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं। सो अगर हम इसका पैरेलल डायग्राम दिखाएं, या यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाएं थोड़ा सा, तो जब ये स्फीयर आप इसको पुश करके नीचे लाओगे तो फाइनली ये स्फीयर बिल्कुल इसकी डेप्थ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कहीं। राइट, अब जब ये स्फीयर यहाँ पर आएगा तो नेचुरल सी बात है कि वो जिस प्लेस पर जाएगा, ये स्फीयर अगर टॉप से बॉटम पर आ जाएगा तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो। यहाँ पर जितना वाटर, मतलब प्रीवियसली जहाँ पर वाटर ऑक्यूपाइड था, उस जगह पर अगर आप स्फीयर को लाओगे तो यहाँ वाला वाटर डिस्प्लेस होगा, और जो यहाँ वाला वाटर डिस्प्लेस होगा वो लेक में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और लेक का जो लेयर है, लेक की जो हाइट है, वो स्लाइटली बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ से जो वाटर डिस्प्लेस किया जाएगा, वो डिस्प्लेस वाटर ग्रेजुअली यहाँ पर आकर के कलेक्ट हो जाएगा। सो हाइट ऑफ लेवल ऑफ लिक्विड, और यू कैन से हाइट ऑफ लिक्विड विल स्लाइटली इंक्रीज, बट ये इंक्रीमेंट स्लाइट होगा बिकॉज लेक है। प्रैक्टिकली जो लेक होते हैं वो बहुत बड़े सरफेस एरिया के होते हैं। तो लेक विच हैज़ अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू द डायमेंशंस ऑफ स्फीयर। तो अगर ये स्फीयर थोड़ा सा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा भी तो उसके करस्पॉन्डिंग लेवल बहुत स्लाइट अमाउंट से इंक्रीज़ करेगा, यानी ये एक ऑलमोस्ट थिन लेयर मान सकते हो आप इसको, बहुत पतली से लेयर मान सकते हैं, अ वेरी थिन लेयर। बट इस थिन लेयर का जो वॉल्यूम होगा ये उतना ही होगा जितना यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम होगा, बिकॉज स्फीयर अपने ही वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करके यहाँ पर लाएगा। सो ये जो थिन लेयर है, इस थिन लेयर का अगर आप मास कैलकुलेट करो, मास ऑफ दिस थिन लेयर, सो मास ऑफ दिस थिन लेयर विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, बट द वॉल्यूम ऑफ दिस थिन लेयर इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो इट शुड बी 4/3 पाई r cube, and since we are calculating mass of thin layer of water, so you will take density of water here into g, sorry not g, only without g, because this is the mass of layer. थोड़ा समझना, इनिशियली ये जो मास था वो यहाँ पर ऑक्यूपाइड था, फिर जब ये स्फीयर नीचे आएगा तो ये जो लिक्विड था वो लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। तो ओरिजिनली ये जो अमाउंट ऑफ वाटर था वो बॉटम पर स्फेरिकल फॉर्म में था, और अब ये टॉप पर एक थिन लेयर के फॉर्म में है। सेम मास was initially in the form of sphere
एंड नाउ द सेम मास इज़ इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर। तो जब ये अमाउंट ऑफ वाटर ओरिजिनली स्फीयर के फॉर्म में रहा होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहा होगा, और अब उस थिन लेयर को जब आप यहाँ पर लाए हो और थिन लेयर है तो ये लेयर ही सेंटर ऑफ मास मान ली जाएगी। दैट मीन्स कि इतना अमाउंट सेंटर ऑफ मास राइज कर गया। इज द राइज ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट लिक्विड ऑफ वाटर, इज द राइज ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वाटर। और जब सेंटर ऑफ मास उस वाटर का राइज करेगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, और जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी तो उसी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को कुछ वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज ये स्लोली पुश किया जा रहा है तो इसका मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं। तो जो आप स्लोली पुश करोगे तो जो वर्क एक्सटर्नल फोर्स करेगा वो बेसिकली राइज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। और ध्यान देना, स्फीयर नेग्लिजिबल मास का है, तो स्फीयर के अंदर कोई मास है नहीं, अदरवाइज इसका भी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होता। बट क्योंकि स्फीयर नेग्लिजिबल मास का है तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो नहीं रहा है। बट स्फीयर के नीचे आने से वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो वाटर पहले स्फेरिकल फॉर्म में रहा होगा, अब वो थिन लेयर के फॉर्म में आ गया। तो जितना उसका सेंटर ऑफ मास राइज करेगा उसी के करस्पॉन्डिंग हमको वर्क करना हो चाहिए। एंड देयरफॉर वर्क शुड बी दिस मास m which is 4/3 pi r³ रो वाटर, दिस इज मास इंटू g इंटू द राइज ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास कितना राइज हुआ ये पता लगाने के लिए ये टोटल डेप्थ आपको पता है कि ये टोटल h है मान ले। तो अगर ये टोटल h है और स्फीयर का रेडियस r है तो सेंटर ऑफ मास की जो राइज है दैट इज़ h माइनस r, और यही वर्क हमको करना चाहिए। अब इसके अंदर अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ पुट कर लोगे तो आफ्टर न्यूमेरिक वैल्यूज इट विल बी समवेयर अराउंड 267 जूल्स। नाउ अब जब यही क्वेश्चन हम लोग सेम क्वेश्चन अगर आप कंटेनर में कर रहे हो, बिकॉज सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है उसको देखो अगर आप, तो बी पार्ट के अंदर ये एक टैंक में है, मतलब ये लेक है, ओपन लेक है, अब ये टैंक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइड बाय साइड डायग्राम बना रहा हूँ। नाउ बी पार्ट, तो अगर ये टैंक में है मान लो और उस टैंक का कुछ एरिया डिफाइन किया गया है, लेट से यहाँ पर कुछ उसका एरिया ए है, और मान लेते कि ओरिजिनली वाटर का लेवल यहाँ पे था, इतना लेवल था वाटर का, और जो स्फीयर था वो मान लिया यहाँ पे है। अब जब उस स्फीयर को पुश करके नीचे की तरफ लाएंगे वो स्फीयर नीचे जाएगा मान लिया, तो नेचुरल सी बात है कि जो टैंक है वहाँ पर लेवल कुछ बढ़ेगा। तो अब ज़रा ध्यान से फिगर को देखिएगा, ये वो टैंक था एरिया ए का, जब वो स्फीयर नीचे आ गया यानी यहाँ पर आ गया तो वहाँ से वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, जिस वजह से वाटर का लेवल कुछ राइज़ कर जाएगा। बट आप नोटिस करना, जो वाटर का लेवल राइज़ करेगा, मैं उसको यहाँ तक तो पुराना लेवल है, पहले का लेवल है, और जो इंक्रीज़ लेवल है वाटर का लेवल जो इंक्रीज़ कर जाएगा उसको मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ। तो ये मान लें कि जितना ये आप इंक्रीज़ हुआ, सपोज़ करो जो ये इंक्रीज़ पोर्शन है, अगर ये इंक्रीज़ पोर्शन की वैल्यू यानी ये वैल्यू लेट से y है कुछ, कि वाटर लेवल y अमाउंट से बढ़ा है, और अब की बार ये y सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी। यहाँ पर लेवल में जो इंक्रीमेंट था वो इनसिग्निफिकेंट था बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया, यहाँ पर लेवल का इंक्रीमेंट सिग्निफिकेंट होगा बिकॉज ऑफ स्मॉल एरिया। तो अगर ये y राइज हुआ है तो ये y कैलकुलेट किया जा सकता है कैसे, y इंटू एरिया, ये यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा इतना वॉल्यूम, सो y इंटू कैपिटल ए करोगे तो ये वॉल्यूम आएगा, और ये वॉल्यूम इसी स्फीयर से डिस्प्लेस होकर के निकला है, तो इट शुड बी 4/3 पाई कैपिटल r³। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 4/3 पाई कैपिटल r³ डिवाइडेड बाय एरिया। और अब सेंटर ऑफ मास कितना राइज हुआ उसको ध्यान से देखो, तो ये जो वाटर था जब ये यहाँ पर स्फीयर के फॉर्म में था तो सेंटर ऑफ मास ये था, और अब वो वाटर जब एक ब्लॉक टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। तो पहले यही वाटर स्फेरिकल ज्योमेट्री में था, अब वो वाटर एक क्यूबिकल ज्योमेट्री में है,
तो स्फीयर के सेंटर से क्यूब के सेंटर तक का जब डिस्टेंस निकालोगे तो ये राइज है, इतना राइज हो रहा है सेंटर ऑफ मास। और ये राइज अगर कैलकुलेट किया जाए कितना होना चाहिए, है ना, अगर इस राइज को आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि कितना होगा, और ये पूरा पोर्शन आपका एच है मान लें, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, अगर आप इस राइज को कैलकुलेट करते हो तो इसकी एक वैल्यू बनेगी, दिस राइज विल बी नाउ इक्वल्स टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये प्रूफ हो जाता है कि दिस राइज ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी एच जो ओरिजिनल लेवल था प्लस y/2 माइनस आर। y/2 इसलिए कि बिकॉज अगर ये टोटल y है तो उसका सेंटर ऑफ मास y/2 पे होगा, और h पहले तक का लेवल है और r इस स्फीयर का रेडियस है, तो स्फीयर के सेंटर से क्यूब का सेंटर तक का डिस्टेंस आएगा h प्लस y/2 माइनस आर, और y आपने ये कैलकुलेट कर रखा है। तो जब ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा राइज कितना हुआ है, और जब राइज मालूम चल जाएगा तो अब आप जब वर्क निकालोगे तो 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम तो यहीं से निकल के आएगा, इतना वॉल्यूम वाटर का ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस मच वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू द राइज ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज़ h प्लस y/2 माइनस आर। वहाँ पर y की ये वैल्यू पुट करनी होगी, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ तो ये आंसर आएगा अराउंड 274 जूल्स। सो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है जी, आप वेट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के वीडियोज़ भी अभी अपलोड करूँगा, बट तब तक आप इन क्वेश्चंस को कंसेप्चुअली एनालाइज करिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे जेई ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज ही है। ठीक है, वेट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड करूँगा। थैंक यू।